नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। पंडित चंद्रधर ने अपर प्राइमरी में पढ़ाने का काम तो कर लिया था, लेकिन हमेशा पछताया करते कि कहां से इस मुसीबत में आ फंसे। अगर किसी दूसरे दफ्तर में नौकर होते तो अब तक थोड़े पैसे जुड़ गए होते, आराम से जीवन गुजरता। यहां तो महीने भर काम करने के बाद कहीं 15 रुपए देखने को मिलते हैं, वो भी एक तरफ से आए दूसरी तरफ से चले जाते हैं। न खाने का सुख, न पहनने का आराम। हमसे तो मजदूर ही अच्छे हैं। पंडित जी के पड़ोस में दो और लोग रहते थे। एक ठाकुर अतिबल सिंह, वो थाने में हेड कांस्टेबल थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ, वो तहसील में हिसाब किताब लिखते थे। इन दोनों आदमियों की तनख्वाह पंडित जी से कुछ ज्यादा नहीं थी, तब भी उनकी जिंदगी आराम से गुजरती थी। शाम को वो कचहरी से आते, बच्चों को पैसे और मिठाइयां देते। दोनों आदमियों के पास नौकर थे। घर में कुर्सियां, मेज, फर्श जैसे सामान मौजूद थे। ठाकुर साहब शाम को आराम कुर्सी पर लेट जाते और खुशबूदार तंबाकू पीते। मुंशी जी को शराब कबाब की आदत थी। अपने सजे सजाए कमरे में बैठे हुए बोतल की बोतल पी जाते। जब कुछ नशा होता तो हारमोनियम बजाते। सारे मोहल्ले में उनका दबदबा था। उन दोनों को आता देखकर दुकानदार उठकर सलाम करते। उनके लिए बाजार में अलग भाव था। महंगी चीजें सस्ते में लाते। जलाने वाली लकड़ी मुफ्त में मिल जाती। पंडित जी उनके इस ठाट बाट को देखकर जलते थे और अपने भाग्य को बुरा भला कहते रहते। वो लोग इतना भी नहीं जानते कि धरती सूरज का चक्कर लगाती है या सूरज धरती का। आसाम से पहाड़ों की भी जानकारी नहीं थी, उस पर भी भगवान ने उन्हें इतना कुछ दे रखा था। ये लोग पंडित जी पर बड़ी मेहरबानी रखते थे। कभी थोड़ा बहुत दूध भेज देते, कभी थोड़ी सी सब्जियां दे देते, लेकिन इसके बदले में पंडित जी को ठाकुर साहब के 2 और मुंशी जी के 3 लड़कों की देख रेख करनी पड़ती थी। ठाकुर साहब कहते, पंडित जी ये लड़के हर समय खेला करते हैं, जरा इनका ध्यान रखा कीजिए। मुंशी जी कहते, ये लड़के आवारा होते जा रहे हैं, जरा इनका ध्यान रखिए। ये बातें बहुत एहसान जताते हुए रौब के साथ कही जाती थी, जैसे पंडित जी उनके गुलाम हैं। पंडित जी को यह व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इन लोगों को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। उनके कारण कभी कभी दूध दही मिल जाता था, कभी अचार चटनी का स्वाद भी चख लेते थे। इतना ही नहीं, बाजार से चीजें भी सस्ती ले आते थे। इसीलिए बेचारे इस नाइंसाफी को जहर के घूंट की तरह पीते रहते। इस बुरे जीवन से निकलने के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की। अपने हालात पर चिट्ठियां लिखी, अफसरों की चापलूसी की, पर इच्छा पूरी नहीं हुई। अंत में हार कर बैठ गए। हाँ, इतना जरूर था कि अपने काम में गलती नहीं होने देते थे। ठीक समय पर जाते, देर में वापस आते, मन लगाकर पढ़ाते। इससे उनके अफसर लोग खुश थे। उन्हें साल में कुछ इनाम देते और तनख्वाह बढ़ने का जब समय आता तो उनका अच्छे से ध्यान रखा जाता। लेकिन इस दफ्तर की तनख्वाह बढ़ना बंजर में खेती जैसा है, बड़े भाग्य से हाथ में आती थी। गांव के लोग उनसे खुश थे। लड़कों की गिनती बढ़ गई थी और स्कूल के लड़के तो उन पर जान देते थे। कोई उनके घर आकर पानी भर देता, कोई उनकी बकरी के लिए पत्ती तोड़ लाता। पंडित जी इसी को बहुत समझते थे। एक बार सावन के महीने में मुंशी बैजनाथ और ठाकुर अतिबल सिंह ने श्री अयोध्या जी की यात्रा की तैयारी की। दूर की यात्रा थी, कई दिनों पहले से तैयारियां होने लगीं। बरसात के दिन थे। पूरे परिवार के साथ जाने में दिक्कत थी, लेकिन घर की औरतें किसी भी तरह मान नहीं रही थीं। अंत में तंग आकर दोनों लोगों ने एक हफ्ते की छुट्टी ली और अयोध्या जी चले। पंडित जी को भी साथ चलने के लिए जबरदस्ती मनाया। मेले में एक फालतू आदमी से बड़े काम लिए जाते हैं। पंडित जी सोच में पड़ गए, लेकिन जब वो लोग उनका खर्चा देने को तैयार हो गए तो मना नहीं कर सके और अयोध्या जी की यात्रा का ऐसा सुंदर मौका पाकर नहीं रुक सके। बिल्हौर से 1 बजे रात को गाड़ी चली। ये लोग खा पीकर स्टेशन पर आकर बैठ गए। जिस समय गाड़ी आई, चारों तरफ भगदड़ सी मच गई। हजारों यात्री जा रहे थे। उस जल्दी में मुंशी जी पहले निकल गए। पंडित जी और ठाकुर साहब एक साथ थे, एक कमरे में बैठे थे। ऐसे समय में कौन किसका इंतजार करता है। गाड़ियों में जगह की बड़ी कमी थी, लेकिन जिस कमरे में ठाकुर साहब थे उसमें सिर्फ 4 आदमी थे और वे सब लेटे हुए थे। ठाकुर साहब चाहते थे कि वो लोग उठ जाएं तो जगह बन जाए। उन्होंने एक आदमी से डांट कर कहा, उठकर बैठो जी, देखते नहीं हम लोग खड़े हैं। मुसाफिर लेटे लेटे बोला, क्यों उठकर बैठे हैं जी? तुम्हारे बैठने का ठेका लिया है क्या? क्या हमने किराया नहीं दिया है? तो जिसे किराया दिया है उसी से जाकर मांगो। जरा होश में बात करो, इस डिब्बे में 10 लोगों के बैठने की इजाजत है। ये थाना नहीं है जी, जरा जबान संभाल कर बात कीजिए। तुम कौन हो जी? हम वही हैं जिस पर आपने जासूसी का आरोप लगाया था, जिसके दरवाजे से आप नकद 25 रुपए लेकर हटे थे। अब पहचाना, लेकिन मैंने तो तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया था। चालान कर देता तो तुम्हें सजा हो जाती,
और मैंने भी तो तुम्हारे साथ अच्छा ही व्यवहार किया था कि गाड़ी खड़ी रहने दी, ढकेल देता तो तुम नीचे चले जाते और तुम्हारी हड्डियों का पता नहीं लगता। इतने में दूसरा लेटा हुआ मुसाफिर जोर से हंसा और बोला, क्यों दरोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब गुस्से से लाल हो रहे थे। सोच रहे थे अगर थाने में होता तो इनकी जबान खींच लेता, पर इस समय बुरे फंसे थे। वो ताकतवर आदमी थे, पर ये दोनों आदमी भी मोटे तगड़े थे। ठाकुर बोले, बक्सा नीचे रख दो, बस जगह हो जाए। दूसरा मुसाफिर बोला, और आप ही क्यों नहीं नीचे बैठ जाते? इसमें कौन सी इज्जत चली जाएगी? ये थाना थोड़े ही है जो आपके रौब में फर्क पड़ जाएगा। ठाकुर साहब ने उसकी ओर भी ध्यान से देखकर पूछा, क्या तुम्हारी मुझसे भी कोई दुश्मनी है? जी हां, मैं तो आपके खून का प्यासा हूं, दूसरा यात्री बोला। अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी तो मैंने शक्ल भी नहीं देखी। आपने मेरी शक्ल नहीं देखी होगी, पर आपकी मैंने देखी है। कल के मेले में आपने मुझे कई डंडे मारे, मैं तो चुपचाप तमाशा देख रहा था, पर आपने आकर मेरा बुरा हाल कर दिया। मैं चुपचाप रह गया, पर चोट दिल पर लगी हुई है, आज उसकी दवा मिलेगी। ये कहकर उसने और भी पैर फैला दिए और गुस्से से आंखें दिखाने लगा। पंडित जी अब तक चुपचाप खड़े थे, डर रहे थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। मौका पाकर ठाकुर साहब को समझाया। जैसे ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बच्चों को वहां से निकालकर दूसरे कमरे में बिठा दिया। इन दोनों बदमाशों ने उनका सामान उठाकर जमीन पर फेंक दिया। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्हें ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने के लिए दौड़े थे कि तभी गाड़ी के इंजन ने सीटी दी और वो जाकर गाड़ी में बैठ गए। उधर मुंशी बैजनाथ की और भी बुरी हालत थी। सारी रात जागते गुजरी, जरा सा भी पैर फैलाने की जगह नहीं थी। आज उन्होंने जेब में बोतल भरकर रख ली थी। वो हर स्टेशन पर थोड़ी सी ले लेते थे। उसका नतीजा यह हुआ कि पचना मुश्किल हो गया। एक बार उल्टी हुई और पेट में दर्द होने लगा। बेचारे बड़ी मुश्किल में पड़ गए। वो चाहते थे कि किसी तरह लेट जाएं, पर वहां पैर हिलाने को भी जगह नहीं थी। लखनऊ तक तो उन्होंने किसी तरह समय निकाला, लेकिन आगे चलकर मजबूर हो गए। एक स्टेशन पर उतर पड़े। खड़े नहीं हो पा रहे थे और प्लेटफॉर्म पर लेट गए। पत्नी भी घबराई, बच्चों को लेकर उतर गई। सामान उतारा, पर जल्दबाजी में बड़ा बक्सा उतारना भूल गई। गाड़ी चल पड़ी। दरोगा जी ने अपने दोस्त को इस हालत में देखा तो वो भी उतर पड़े। समझ गए कि मुंशी जी ने आज ज्यादा पी ली है। देखा तो मुंशी जी की हालत बिगड़ गई थी। बुखार, पेट में दर्द, नसों में तनाव, उल्टी और दस्त। बड़ा बुरा हुआ। स्टेशन मास्टर ने यह हालत देखी तो समझा कि हैजा हो गया है। आदेश दिया कि मरीज को अभी बाहर ले जाओ। मजबूर होकर मुंशी जी को लोग एक पेड़ के नीचे उठा लाए। उनकी पत्नी रोने लगी। डॉक्टर की तलाश हुई। पता लगा कि जिला बोर्ड की तरफ से वहां एक छोटा सा अस्पताल है। लोगों की जान में जान आई। किसी से यह भी पता लगा कि डॉक्टर साहब बिलावर के रहने वाले हैं। हिम्मत बंधी, दरोगा जी अस्पताल दौड़े। डॉक्टर साहब से सारा हाल सुनाया और कहा कि आप जरा चलकर उन्हें देख तो लीजिए। डॉक्टर का नाम था चोखेलाल। कंपाउंडर थे, लोग आदर से डॉक्टर कहा करते थे। वे बात सुनकर रूखेपन से बोला, सवेरे के समय मुझे बाहर जाने का आदेश नहीं है। तो क्या मुंशी जी को यहीं ले आए? हाँ, आप चाहें तो ले आइए। दरोगा जी ने दौड़कर एक डोली का इंतजाम किया। उसी में मुंशी जी को उठाकर अस्पताल लाए। जैसे ही बरामदे में पैर रखा, चोखेलाल ने डांट कर कहा, ऐसा कि रोगी को ऊपर लाने की इजाजत नहीं है। बैजनाथ बेहोश तो थे नहीं। आवाज सुनी, पहचाना, धीरे से बोले, अरे ये तो बिल्हौर के ही हैं। अच्छा नाम है इनका, तहसील में आते रहते हैं। क्यों भाई, मुझे पहचानते हैं? जी हाँ, अच्छे से पहचानता हूं। पहचान कर भी इतना रूखापन? अरे मेरी जान निकली जा रही है, जरा देखिए मुझे क्या हो गया। हाँ, ये सब कर दूंगा, और मेरा काम ही क्या है। फीस? अस्पताल में कैसी फीस जनाब? दरोगा जी बोले, वैसी ही जैसी इन मुंशी जी ने वसूल की थी जनाब। आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मेरा घर बिल्लौर में है, वहां मेरी थोड़ी सी जमीन है। साल में 2 बार उसकी देखभाल के लिए जाना पड़ता है। जब तहसील में टैक्स जमा करने जाता हूं तो मुंशी जी डांट कर अपना हक वसूल लेते हैं। न दूं तो शाम तक खड़े रहना पड़ता है, लिखा पढ़ी ना हो। फिर जनाब कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर। मेरी फीस 10 रुपए निकालिए, देखूं दबा दूं, नहीं तो अपने रास्ते चलिए। 10 रुपए? जी हाँ, और यहाँ रुकना चाहे तो 10 रुपए रोज। दरोगा जी मजबूर हो गए। बैजनाथ की पत्नी से 10 रुपए मांगे, तब उसे अपने बक्से की याद आई। छाती पीट ली। दरोगा जी के पास भी ज्यादा रुपए नहीं थे।
किसी तरह 10 रुपए निकालकर चोखेलाल को दिए। उन्होंने दवा दी। दिन भर कुछ फायदा नहीं हुआ। रात को हालत संभली। दूसरे दिन फिर दवा की जरूरत पड़ी। मुंशी जी की पत्नी का एक गहना जो 20 रुपए से कम का नहीं था, बाजार में बेचा गया। तब काम चला। चोखेलाल को दिल में खूब गालियां दी। श्री अयोध्या जी में पहुंचकर जगह की खोज हुई। पंडों के घर जगह नहीं थी। घर घर में आदमी भरे हुए थे। सारी बस्ती छान मारी पर कहीं रहने की जगह नहीं मिली। अंत में यह फैसला हुआ कि किसी पेड़ के नीचे रहना चाहिए, लेकिन जिस पेड़ के नीचे जाते वहीं यात्री पड़े मिलते। सिवाय खुले मैदान में रेत पर पड़े रहने के और कोई उपाय नहीं था। एक साफ जगह देखकर बिस्तर बिछाए और लेटे। इतनी देर में बादल घिरा है। बूंदें गिरने लगी, बिजली चमकने लगी। बादल गरजने से कान के पर्दे फटे जा रहे थे। लड़के रो रहे थे, औरतों के दिल कांप रहे थे। अब यहां रुकना बेकार था, पर जाएं कहां? अचानक एक आदमी नदी की तरफ से लालटेन लिए आता दिखाई दिया। वो पास पहुंचा तो पंडित जी ने उसे देखा। देखने पर कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन याद नहीं आया कि कहां देखा है। पास जाकर बोले, क्यों भाई साहब, यहां यात्रियों के रहने की जगह नहीं मिलेगी? वो आदमी रुक गया। पंडित जी की तरफ ध्यान से देखकर बोला, आप पंडित चंद्रधर तो नहीं हैं? पंडित जी खुश होकर बोले, जी हां, आप मुझे कैसे जानते हैं? उस आदमी ने आदर के साथ पंडित जी के पैर छुए और बोला, मैं आपका पुराना शिष्य हूं। मेरा नाम कृपाशंकर है। मेरे पिता कुछ दिनों बिल्हौर डाकखाने में मुंशी रहे थे। उन्हीं दिनों मैं आपके पास पढ़ता था। पंडित जी को याद आया। बोले, ओहो, तुम ही हो कृपाशंकर? वो तब तो तुम दुबले पतले लड़के थे। कोई 8-9 साल हुए होंगे। जी हाँ, 9 साल हो गए। मैंने वहां से आकर एंट्रेंस पास किया। अब यहाँ म्युनिसिपैलिटी में नौकरी करता हूँ। आप बताइए, आप अच्छे से तो हैं? मेरा सौभाग्य था कि आपसे मिलना हुआ। मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा। तुम्हारे पिता अब कहाँ हैं? उनका तो देहांत हो गया। माता जी हैं। आप यहाँ कब आए? आज ही आया हूँ। पंडों के घर जगह न मिली, मजबूर होकर यहीं रात बिताने को रुके हैं। बाल बच्चे भी साथ हैं? नहीं, मैं तो अकेला ही आया हूं, पर मेरे साथ दरोगा जी और तहसील के मुंशी जी आए हैं। उनके बाल बच्चे भी साथ हैं। कुल कितने आदमी होंगे? हैं तो 10, लेकिन थोड़ी सी जगह में गुजारा कर लेंगे। नहीं साहब, बहुत सी जगह लीजिए। मेरा बड़ा मकान खाली पड़ा है। चलिए आराम से 1, 2, 3 दिन रहिए। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपकी कुछ सेवा करने का मौका मिला। कृपाशंकर ने कुली बुलवाए, सामान उठवाया और सबको अपने मकान में ले गया। साफ सुथरा घर था। नौकर ने तुरंत खटिया बिछा दी। घर में पूरियां पकने लगी। कृपाशंकर हाथ जोड़े नौकर की तरह दौड़ता था। खुशी से उसका चेहरा चमक रहा था। उसके प्यार भरे व्यवहार ने सबको खुश कर दिया। और सब लोग तो खा पीकर सो गए, लेकिन पंडित चंद्रधर को नींद नहीं आई। वो इस यात्रा की घटनाओं पर सोच विचार कर रहे थे। रेलगाड़ी में झगड़ा और अस्पताल में भी बुरा व्यवहार और पैसे की लूट के सामने कृपाशंकर का प्यार और अच्छा व्यवहार रोशनी से भरा दिखाई देता था। पंडित जी ने आज शिक्षक होने की महानता समझी। उन्हें आज इस पद की महानता पता चल गई। ये लोग 3 दिन अयोध्या में रहे। किसी बात की कोई दिक्कत नहीं हुई। कृपाशंकर ने उन्हें उस धार्मिक जगह का दर्शन कराया। तीसरे दिन जब सब चलने लगे तो वो स्टेशन तक पहुंचाने आया। जब गाड़ी ने सीटी दी तो उसने आंखों में आंसू भर के पंडित जी के पैर छुए और बोला, कभी कभी सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा बदलाव हो गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे दफ्तर में जाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इसी मोड़ पर यह सुंदर सी स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। टीचर ही हैं जिन्हें हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता के बराबर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो ही हमें समाज में रहने लायक बनाते हैं। टीचर ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। शिक्षा वो मजबूत ताकत है जिससे हम समाज को सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, टीचर भी इंसान होते हैं, उनकी भी जरूरतें होती हैं। अभावग्रस्त जीवन कभी कभी उन्हें औरों से तुलना करने को मजबूर कर देता है, लेकिन जब उन्हें अपनी जिम्मेदारी और महानता का एहसास होता है, जो कि होता ही रहता है, तब वे इन सारी चीजों से उठकर केवल और केवल अपने शिष्यों का भविष्य बनाने में जुट जाते हैं। इसीलिए तो वो टीचर हैं। जितना त्याग वे करते हैं शायद ही कोई और करता हो, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम जैसा बड़ों को करते देखते हैं, जैसा टीचर्स को शिक्षकों को करते देखते हैं, वैसी ही आदतें हम भी अपनाने लगते हैं, नोइंगली अननोइंगली। और इसीलिए ही टीचर कभी भी पान की दुकान पर खड़े नहीं पाए जाते,
कभी समय को व्यर्थ गंवाते नजर नहीं आते। और भी बहुत सारी खूबियां हैं, कभी फुर्सत से सोचेंगे तो टीचर की महानता हमें समझ में आएगी। बहरहाल, आपको इस कहानी को सुनते हुए कौन से टीचर याद आए, क्या एहसास हुआ? अपने टीचर को याद करते हुए नाम सहित उन्हें थैंक यू जरूर लिखिएगा। बोला, कभी कभी सेवक को याद करते रहिएगा। पंडित जी घर पहुंचे तो उनके स्वभाव में बड़ा बदलाव हो गया था। उन्होंने फिर किसी दूसरे दफ्तर में जाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, इसी मोड़ पर यह सुंदर सी स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। टीचर ही हैं जिन्हें हमारी भारतीय संस्कृति में माता पिता के बराबर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो ही हमें समाज में रहने लायक बनाते हैं। टीचर ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, और बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। शिक्षा वो मजबूत ताकत है जिससे हम समाज को सकारात्मक बदलाव की ओर ले जा सकते हैं। हाँ, टीचर भी इंसान होते हैं, उनकी भी जरूरतें होती हैं। अभावग्रस्त जीवन कभी कभी उन्हें औरों से तुलना करने को मजबूर कर देता है, लेकिन जब उन्हें अपनी जिम्मेदारी और महानता का एहसास होता है, जो कि होता ही रहता है, तब वे इन सारी चीजों से उठकर केवल और केवल अपने शिष्यों का भविष्य बनाने में जुट जाते हैं। इसीलिए तो वो टीचर हैं। जितना त्याग वे करते हैं शायद ही कोई और करता हो, क्योंकि हमारी आदत होती है, हम जैसा बड़ों को करते देखते हैं, जैसा टीचर्स को, शिक्षकों को करते देखते हैं, वैसी ही आदतें हम भी अपनाने लगते हैं, नोइंगली अननोइंगली। और इसीलिए ही टीचर कभी भी पान की दुकान पर खड़े नहीं पाए जाते, कभी समय को व्यर्थ गंवाते नजर नहीं आते। और भी बहुत सारी खूबियां हैं, कभी फुर्सत से सोचेंगे तो टीचर की महानता हमें समझ में आएगी। बहरहाल, आपको इस कहानी को सुनते हुए कौन से टीचर याद आए, क्या एहसास हुआ? अपने टीचर को याद करते हुए नाम सहित उन्हें थैंक यू जरूर लिखिएगा।